हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। बच्चों, आज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग रिवाइज करने वाले दैट इज AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के बारे में कहता है हमसे। तो अब एक एक करके सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और इसके बाद आईसी स्टडी मॉडल के क्वेश्चन सारे कवर करेंगे और साथ में एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत ही क्यों हुई होगी, अब समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल जियो है हमारी। अब वो जियो का टेलीकम्युनिकेशन का भी काम है, ब्रॉडबैंड भी है, उसके बाद डिजिटल सर्विसेज, जियो टीवी जैसे। तो भाई इतने सारे अलग अलग सेगमेंट में वो काम कर। एज ए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा सेगमेंट कंपनी का कैसे परफॉर्म कर रहा है। क्यों ये ना हो कि हमको लगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और सारे सेगमेंट उसके अच्छे परफॉर्म नहीं करे, एक्चुअल में उसमें से कोई एक या दो सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, मेरे सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मैंने तो इस कंपनी के इनकम को देखा, इसके एक्सपेंस को देखा, इसके प्रॉफिट को देखा, लेकिन इसमें सारे के सारे सेगमेंट कवर है बेटे, सारे सेगमेंट की इनकम, सारे के एक्सपेंस और फिर नेट प्रॉफिट आता है। कल तो ये ना हो कि इसमें से ऐसा सेगमेंट जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो आगे चल के अगर सपोज बंद हो गया तो अचानक से कंपनी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो भाई मुझे ये तो पता रहना चाहिए कि कौन सा सेगमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, मुझे इस चीज के बारे में पता रहना चाहिए। तो क्या सारे के सारे सेगमेंट, यहां पे हमारा पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है, व्हाट डू मीन बाय सेगमेंट। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भी दो सेगमेंट होते हैं, बिजनेस सेगमेंट और जोग्राफिकल सेगमेंट। तो क्या सारे सेगमेंट, फिर चाहे बिजनेस सेगमेंट हो, जोग्राफिकल सेगमेंट हो, क्या सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट होते हैं, वो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है। और जो रिपोर्टेबल सेगमेंट होते हैं तो फिर रिपोर्ट क्या करना है, कौन सी चीज डिस्क्लोज करना है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे बच्चों कि सेगमेंट का मतलब क्या होता है, उसे हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे क्या जो भी सेगमेंट है क्या सारे के सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल है, और जो भी सेगमेंट रिपोर्टेबल है बच्चों उसमें हमें क्या रिपोर्ट करना है। तीसरी चीज, तो हमारे दो तरह के सेगमेंट होते हैं बच्चों, बिजनेस सेगमेंट एंड जोग्राफिकल सेगमेंट। तो पहली चीज यहां पे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एस्टेब्लिश प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड जोग्राफिकल एरिया। तो प्रोडक्ट वाइज बिजनेस सेगमेंट में बात करेंगे और जोग्राफिकल एरिया वाइज भी हम बात करेंगे। हेल्प यूजर इन अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, असेसिंग रिस्क, रिटर्न एंड मेकिंग इन्फॉर्म जजमेंट। ऑब्वियसली यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आप सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस बताओगे तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा। अब हम आते हैं बच्चे, दो तरह के सेगमेंट होते हैं। पहला होता है हमारा बिजनेस सेगमेंट। व्हाट इज बिजनेस सेगमेंट? ए डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस और ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड सब्जेक्ट टू डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न फ्रॉम दोज ऑफ द अदर बिजनेस सेगमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल बेटा। तो वो एक सेगमेंट डिस्टिंग्विशेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, आइसक्रीम जो है बच्चों वो एक ग्रीनशॉस कंपनी और उसकी आइसक्रीम भी आती है और उसका मिल्क भी आता है। तो ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल है। हम ये नहीं कहेंगे जाके बोलेंगे आइसक्रीम दे दो, वो मिल्क नहीं देगा मैं। तो डिस्टिंग्विशेबल प्रोडक्ट है बेटा। तो डिस्टिंग्विशेबल प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली वो हो सकता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस और एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस। अब आइसक्रीम में बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर तो डिफरेंट प्रोडक्ट हो, एक ही प्रोडक्ट है, दैट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट हम उसको कहेंगे। ओके, अब ये जो प्रोडक्ट है इनके यहां पे आपसे रिस्क एंड रिवॉर्ड भी इनके अलग अलग होंगे, रिस्क एंड रिटर्न इनके क्या होंगे बच्चों, अलग होंगे। तो डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। वो हो सकता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो और ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट हो। जैसे मैंने इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में कहा बच्चों जो डिस्टिंग्विशेबल है, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम एंड मिल्क। ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट बोल तो इसका ग्रुप बना लेते। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम में बहुत से फ्लेवर्स आते हैं, ओके, तो वो आपके ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, अब उसमें भी अलग आते हैं, फैमिली पैक, ओके, फिर कैरी कौन अलग अलग आते हैं बच्चों, अब कप में आते हैं। तो वो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है, वो एक ही सिमिलर प्रोडक्ट का ग्रुप है बच्चों, तो वो एक ही कैटेगरी में आएगा। अब डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए दो प्रोडक्ट अलग अलग, उसकी आइडेंटिटी और रिस्क और रिटर्न भी अलग अलग। नाउ फैक्टर फॉर रिलेटेडनेस, अब इस चीज को से समझना बच्चों। अब वो हमसे कहते हैं कि कभी हम एक कैसा तय करें कि कोई ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब उसको क्या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट में कंसीडर करे या ना करे। तो उसने यहाँ पे कुछ हमें पॉइंट दिया, और ये जरूरी नहीं बच्चों कि सारे के सारे पॉइंट मैच होना ही चाहिए। इसमें से अगर फुलफिल मेजॉरिटी भी कर गए तो हम उसे एक सिंगल ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट उसे मान लेंगे। तो हमसे भी कहते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज यहाँ पे सेम होना चाहिए। प्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आइसक्रीम की बात करें। अब आइसक्रीम एक आता है हमारा, आइसक्रीम हो गया, कैरी कौन हो गया बच्चों, और एक आइसक्रीम हमने बोले फॉर एग्जाम्पल फैमिली, या हम दो इसको हम अलग अलग कंसीडर करें, आइसक्रीम में हमारे अलग अलग फ्लेवर है। अब क्या वो अलग अलग फ्लेवर डिफरेंट प्रोडक्ट है क्या, उसमें कैरी कौन आता है, उसमें फैमिली पैक आते हैं, बहुत से अलग अलग आते हैं बच्चों। तो उसने एक ही प्रोडक्ट माने, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट आई मीन टू से, कि डिफरेंट प्रोडक्ट हम माने। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज सेम है बच्चों। प्रोडक्शन प्रोसेस भी सेम ही रहेगी आइसक्रीम की। नॉट टाइप ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर, यस, अब आप खुद सोचो बेटा, कस्टमर हमारा जो है, तो आइसक्रीम है उसका कस्टमर हमारे एक ऑडियंस हमारी थी, वो आई मीन टू से टारगेट ऑडियंस जो रहता है। तो टाइप ऑफ कस्टमर और क्लास ऑफ कस्टमर सेम होगा।
डिस्ट्रीब्यूशन मैथड ऑब्वियसली आइसक्रीम फिर चाहे कैरी कोन हो या फैमिली पैक हो या कप में हो, जो भी हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैथड सेम ही रहने वाला है। और यहाँ पे रेगुलेटरी एनवायरमेंट एग्जाम्पल एप्लीकेबल बैंकिंग और इंश्योरेंस, ऑब्वियसली जो लॉ एप्लीकेबल होते हैं वो भी सेम। तो इसमें से ये नहीं जरूरी कि सारी की सारी कंडीशन फुलफिल है, इसमें से मेजॉरिटी भी कंडीशन फुलफिल होगा तो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट को हम सिंगल प्रोडक्ट प्राइमरी एक कैटेगरी में उसका मानेंगे। तो हम देखते हैं डिस्पाइट वेरिएशन प्रोडक्ट सर्विसेज विद इन सिंगल सेगमेंट एंटिसिपेटेड टू बी मोस्टली सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर्स, तो उसको माने। अब यहां पर अगर मैं को मिल्क की बात करूं तो क्या मिल्क और आइसक्रीम क्या हम एक ही इसमें मानेंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज बोलेंगे, वो डिस्टिंग्विशेबल है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बिल्कुल अलग है, दोनों की प्रोडक्शन प्रोसेस भी अलग है बच्चों, टाइप ऑफ कस्टमर भी अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी अलग होता है। अब आइसक्रीम को एक पर्टिकुलर डिग्री में रखना पड़ेगा, नहीं तो मेल्ट हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी अलग है। तो ये मैच नहीं और इसमें मेजॉरिटी बेटा, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट है। ओके, तो एक प्रोडक्ट में आएगा कि इन पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं। अब दूसरा हमारा होता है बच्चों यहाँ पे that is a geographical segment. Okay, एक और चीज, single segment exclude product or service with a significant different risk. Obviously risk on return इन प्रोडक्ट्स का अलग होना चाहिए। तो हमारे एग्जाम्पल में आइसक्रीम का और यहाँ पे मिल्क का रिस्क और रिटर्न ऑब्वियसली अलग है। अब दूसरा सेगमेंट है जोग्राफिकल सेगमेंट। अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट वाइज बात करें तो हो सकता है कि हमने प्रोडक्ट वाइज तो डिटेल दे दी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है बच्चों कि कोई एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, हमारे नॉर्थ में कोई प्रोडक्ट है, सपोज हमारे दिल्ली में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन हो सकता है साउथ में प्रोडक्ट नहीं चलता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये हमारे साउथ में बहुत चलता है, दिल्ली में उतना ना चलता, इट मे हैपन। तो एरिया वाइज भी प्रोडक्ट, हमारे एरिया वाइज भी हमारा रिस्क और रिटर्न अलग हो जाए, सेम प्रोडक्ट है लेकिन एरिया वाइज होने की वजह से रिस्क और रिटर्न भी क्या हो गया बच्चों, डिफरेंट। लेट मी गिव एन एग्जांपल हियर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि साउथ में हमारी कंपनी आईडी विच इज वेरी फेमस फॉर इडली एंड डोसा, वेरी फेमस कंपनी, आप गूगल करेंगे आपका आईडी, वेरी फेमस कंपनी। अब वो प्रोडक्ट उसके क्या होता है कि भाई डोसा बनाना है हमको, ये इडली बनाना है, ओके। अब हमें क्या होता है कि उसमें फिर उसमें प्रोसेस होती है। पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता जब मैं छोटा था, कल मम्मी को लगे मम्मी डोसा बनाओ, तो मम्मी उसको फिर एक प्रोसेस रहती है, एक दिन पहले कुछ उसमें वो, मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं पता हुआ कि डोसा कैसे बनता, लेकिन उसकी प्रोसेस रहती थी, वो करके रखते, फिर दूसरे दिन वो बनाते थे मम्मी। अब क्या होता है, रेडीमेड उसका अवेलेबल रहता है, आप बस लेकर आओ घर में उसको बना लो। अब वो प्रोडक्ट बेसिकली साउथ का है, उसमें डिमांड वहां पे ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्थ में प्रोडक्ट नहीं बिकता हूं, लेकिन नॉर्थ में कंपैरेटिवली साउथ से बच्चे कम बनता होगा, तो साउथ में प्रोडक्ट कम बनता है। साउथ में प्रोडक्ट क्या होता है, कम उसका सेल होता है। तो ज्योग्राफिकली रिस्क एंड रिटर्न यहां पे बदल गया, इट मे हैपन। तो हो सकता है कि आपका एरिया वाइज भी रिस्क और रिटर्न अलग हो गया। अब यहां पे कहता है दैट नाउ डिस्टिंग्विशेबल एंटरप्राइज कंपोनेंट कॉपरेटिंग विद इन स्पेसिफिक इकोनॉमिक एनवायरमेंट। अब हो सकता है एरिया वाइज, अब वो कहते हैं रिस्क एंड रिटर्न अलग होगा एरिया वाइज, जरूरी नहीं। अब यहां पे जैसे उसने एक पॉइंट एम्प्लॉयमेंट रेट्स हो गया, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका रिस्क और रिटर्न अलग अलग जगह पे काम करने की वजह से भी रिस्क और रिटर्न अलग अलग बच्चों हो जाता है। तो डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न उनका होता है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट लोकेशन। तो उसे कहते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट। तो हमारे दिल्ली में हो सकता है अलग हमारा रिस्क और रिटर्न है, केरला में अलग, इट मे हैपन, पॉलिटिकल सिचुएशन अलग होती है बेटा, और कोई प्रोडक्ट का हम जो भेजे उसके टेस्ट अलग है वहां पे। तो आई मीन टू से ऑडियंस अलग अलग है बच्चों, जो टेस्ट अलग है, आई मीन टू से कि जो ऑड कस्टमर है उन लोग का टेस्ट अलग है, आई मीन टू से दे विल प्रेफर डिफरेंट प्रोडक्ट। तो सेम प्रोडक्ट वी आर सेलिंग इन नॉर्थ और इन साउथ, it may happen that the sale is more in south as compared to north. It might happen कि दिल्ली साइड में प्रोडक्ट कम बिक रहा है, साउथ में ज्यादा बिक रहा है, या दिल्ली साइड में ज्यादा बिक रहा है, साउथ में कम बिक रहा है, इट may happen। तो एरिया वाइज होने की वजह से रिस्क और रिटर्न बदल गए। तो हमारे सेगमेंट प्रोडक्ट से बिजनेस सेगमेंट भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, और रिस्क और रिटर्न अगर बदल जाता है एरिया की चेंज होने से, उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट बच्चों। अब यहां पे वो कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन फैक्टर, अब सिमिलर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, अगर अब कौन से हो सकता है, देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आप जरूरी नहीं कह सकते एक ही कंट्री में अलग अलग स्टेट हो गए तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट, ये जरूरी नहीं है। अब ये भी हो सकता है ज्योग्राफिकल सेगमेंट में भी ए सिंगल कंट्री। अब भाई हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे इंडिया में भी है, नेपाल में भी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, अलग अलग कंट्री में, भूटान में भी है, ओके। अब मैंने कहा कि ए ज्योग्राफिकल सेगमेंट में बी ए सिंगल कंट्री और एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंट्रीज और रीजन विद इन द कंट्री। अब वो सेगमेंट बच्चे हमारा एक कंट्री में ही अलग अलग स्टेट भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओके, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, समझ रहे, मैं स्टेट वाइज भी ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है अलग, ओके। ये भी हो सकता है कि पूरी कंट्री अब एक ही सेगमेंट, फॉर एग्जांपल अब पेप्सी
ओके, पेप्सी कंपनी, वो तो वर्ल्ड वाइड है बच्चों, हर कंट्री में पेप्सी बिक रही है उसकी। तो क्या वो हो सकता है कि इंडिया को एक सेपरेट सेगमेंट मान लो, या ये भी हो सकता है कुछ कंट्री मिला के एक सेगमेंट मान ले। क्यों? रिस्क और रिटर्न हमको देखना है कि अगर वो सेम है कंट्री का, ग्रुप ऑफ कंट्री में भी सिंगल सेगमेंट फॉर द पेप्सी कंपनी, फॉर द मैकडोनल्ड्स, फॉर द के, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल बच्चे कंपनी है, तो उनके तो अलग एक कंट्री में भी एक सेगमेंट मानेंगे, इंडिया एक सेगमेंट मान ली, बांग्लादेश एक सेगमेंट, नेपाल एग्जांपल दे रहा हूं कि चाइना एक सेगमेंट माने, इट मे हैपन। लेकिन बच्चों ये सेगमेंट हमको देखना रिस्क एंड रिटर्न के हिसाब से। अगर विद इन द कंट्री रिस्क और रिटर्न बदल जा रहा है तो आप उसे डिफरेंट सेगमेंट मान लो। इस तरह हमको डिसाइड करना पड़ता ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो आप जैसे कि एग्जांपल दे रहे हो, ये होता है कई बार कि दो कंट्री आसपास और वो दो कंट्री बहुत एकदम फ्रेंडली कंट्री, ओके, अब वो दोनों कंट्री के फ्रेंडली, तो उनमें बहुत ही अगर आप देखो रिस्क और रिटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है कोई प्रोडक्ट का। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपसे, हम इंडिया फॉर एग्जांपल हमारे टर्म्स अच्छे नेपाल से बच्चों, तो मैंने कहा भाई हो सकता है कि कोई हो सकता है कि रिस्क और रिटर्न सेम ही होते होंगे, तो वहां पे रिस्क और रिटर्न अगर सेम है तो हो सकता है उसे एक ही सेगमेंट मान ले मैकडोनल्ड्स, ओके, क्योंकि वो तो हर पूरे वर्ल्ड में ऑपरेशनल लोग का। तो दैट्स डिपेंड रिस्क और रिटर्न, और रिस्क और रिटर्न वो जो है वो कंट्री वाइज भी आपके अलग हो सकते हैं। आई मीन एक कंट्री में हो सकता है सेम है रिस्क, तो वो पूरा का पूरा एक जोग्राफिकल सेगमेंट, कंट्री के अंदर रिस्क और रिटर्न चेंज, सेगमेंट भी बदल के जोग्राफिकल सेगमेंट अलग अलग हो गए। ये एक दो कंट्री के रिस्क और रिटर्न सेम ही है, तो दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज भी आपका एक जोग्राफिकल सेगमेंट बन सकता है बच्चे, ओके। तो वो कैसे कैसे तय करो, जो हमको बताते हैं कि आपके देखो सिमिलर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन एक जैसी है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेशन डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया कैसे, फिर आप प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशन समान है कि स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेशन इन पर्टिकुलर एरिया, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में एक्सचेंज कंट्रोल कर आरबीआई, ओके। नाउ अंडरलाइन करेंसी रिस्क, तो करेंसी भी कैसे फ्लक्चुएट हो रही है, तो इसीलिए आपको यहां पर वो कहता है कि कुछ कुछ कंट्री में ऐसा होता है बेटा कि यहाँ पे जो उनकी जो करेंसी होती है वो फ्लक्चुएट, जैसे हमारे इंडिया में भी रुपी डॉलर के अगेंस्ट फ्लक्चुएट होता है, लेकिन कुछ कुछ कंट्री में कैसे आसपास की दो कंट्री उनकी करेंसी फ्लक्चुएट, कुछ कुछ कंट्री में ऐसा होता है कि वो एक्चुअल में डॉलर से कनेक्ट होती है, तो जैसे डॉलर परफॉर्म कर रही बस वैसे ही वो परफॉर्म करती है। तो फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप अगर रहो जैसे यूए की करेंसी की, वहां पे दिरहम्स चलता है, हमारे इंडिया में रुपीस चलता है बेटा। अब उसके पास सपोज और कोई कंट्री, उन दोनों की करेंसी एक जैसी फ्लक्चुएट होती है इन द रेशियो ऑफ डॉलर से कनेक्ट सपोज, तो उनका यहाँ पे करेंसी रिस्क भी एक जैसा ही, एग्जांपल पॉलिटिकल सिचुएशन भी सपोज में ऐसे, बहुत रेयर हो सकता है कि दो कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन एक जैसी है बच्चों, लेकिन अगर होता है तो हो सकता है कि उसको दो कंट्री को मिला के भी सिंगल जोग्राफिकल सेगमेंट वो मान ले। तो हमसे कहते हैं कि जोग्राफिकल सेगमेंट में बी सिंगल कंट्री और a group of two or more countries or a region within the country। रीजन मतलब हमारे इंडिया का एग्जांपल लेते बेटा, जैसे केरला, कर्नाटक, अलग अलग स्टेट्स हो गए, दैट इज रीजन विद इन द कंट्री। वो कहते हैं कि सिंगल जोग्राफिकल सेगमेंट एक्सक्लूड ऑपरेशन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विद सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न। तो अगर एरिया वाइज रिस्क एंड रिटर्न एकदम डिफरेंट हो जाता है तो हम उसे डिफरेंट सेगमेंट मानेंगे। तो दो तरह के सेगमेंट होते हैं, एक होता है बिजनेस सेगमेंट, एक होता है जोग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट बात करता है प्रोडक्ट की और जोग्राफिकल सेगमेंट बात करता है एलोकेशन की। और अगर प्रोडक्ट में रिस्क और रिटर्न अलग है तो वो डिफरेंट सेगमेंट हो जाएंगे, डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट है। और अगर लोकेशन में डिफरेंट रिस्क और रिटर्न है तो वो डिफरेंट जोग्राफिकल सेगमेंट हो जाएंगे बच्चों। तो हम कंपनी डिसाइड करते हैं कि हमारे कितने सेगमेंट है, बिजनेस सेगमेंट कितने, जोग्राफिकल सेगमेंट बच्चों कितने। तो क्या सारे के सारे बच्चों बिजनेस सेगमेंट और जोग्राफिकल सेगमेंट क्या पूरे के पूरे सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट होते हैं? द आंसर इज नो। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे सेगमेंट हम रिपोर्ट करो। अब उसने हमें यहाँ पे क्राइटेरिया दिए, तीन तरह के टेस्ट होते हैं बेटा, एक होता है हमारा रेवेन्यू टेस्ट, एक होता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट और एक होता है हमारा एसेट टेस्ट। तो रेवेन्यू टेस्ट हमको देते बहुत ध्यान से। अच्छा एक और चीज, क्या ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी? द आंसर इज नो। तीनों टेस्ट में से एक टेस्ट भी फुलफिल हो गया दैट इज मोर देन इनफ। तो तीनों टेस्ट में से एक टेस्ट भी अगर फुलफिल हो गया बच्चों दैट इज व्हाट, मोर देन इनफ। ओके अब ध्यान से समझना, मैंने कहा रेवेन्यू टेस्ट, व्हाट इज दिस रेवेन्यू टेस्ट? वो हमसे कहते हैं कि जो रेवेन्यू उस सेगमेंट का एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिला के, मतलब एक सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट के साथ, ये पूरे कंपनी का सब पूरा मिला के, एक बाहर वालों को जो बेचे वो भी और विद इन द कंपनी ओनली वो भी, दोनों मिला के एक्सटर्नल इंटरनल दोनों रेवेन्यू मिला के ऑफ द सेगमेंट इज 10% और मोर ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट। मतलब वो सेगमेंट का जो रेवेन्यू इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के 10% या उससे ज्यादा टोटल सेगमेंट ऑफ द कंपनी। एग्जांपल लेते हैं, देयर आर 5 सेगमेंट A B C D E, ओके देयर आर 5 सेगमेंट A B C D। अब बच्चों रेवेन्यू A का 20, फिर B का 30, फिर C का और फिर D का और E का, तो टोटल यहाँ पे 100 होता है।
तो ये 100 ही होंगे टोटल करोगे आप इनकी सेगमेंट की रेवेन्यू। अब मैंने कहा ये कितने टोटल कितना परसेंट इजी कर रहे हैं, मैंने ऐसा फिगर लिखाऊंगा इस क्लास में बच्चों। ये 100 है, तो हाँ ये कितने परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, 20%, ये 30%, ये 40%, ये 6%, ये 4%। आप इसको देखो ये, और ये टोटल देखो, तो इट इज 10% और मोर देन दैट। तो ये 10 ये उससे ज्यादा है बच्चों, तो ये रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल बच्चों नहीं है क्योंकि 10% से कम है, तो रिपोर्टेबल नहीं। तो यहां पे इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, अगर हमारा रेवेन्यू ओके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के अगर हमारा रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 10% या उससे ज्यादा है, तो वो हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर मैं प्रॉफिटेबल टेस्ट पे आता हूं, इसके पहले एसेट टेस्ट पे आऊंगा। सेम वैसे वहां रेवेन्यू था, यहां पे एसेट है, तो उस सेगमेंट की एसेट अगर 10% या उससे ज्यादा टोटल एसेट की, तो वो सेगमेंट आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। यहां पे रेवेन्यू था, यहां पे एसेट है बच्चों। अब ध्यान से समझना, अब मैंने कहा यहां पे बच्चों कि एक और होता है प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट। अब प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, अब समझ, इसमें स्टेप्स मैं यहां से आपको समझाता हूं। अब क्या होगा कि दो तरह के सेगमेंट हो सकते हैं, एक एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है, हो सकता है। अगर हम सिर्फ प्रॉफिट वाले सेगमेंट को ही कंसीडर करें फिर तो गलत बात हो जाएगी। जो लॉस मेकिंग सेगमेंट है फिर तो वो कभी रिपोर्ट ही नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि वैसा नहीं कहूंगे सिर्फ प्रॉफिटेबल सेगमेंट ही आपके प्रॉफिट मतलब रिपोर्ट कर रहा है। वो मुझसे कहते हैं पहले आप स्टेप समझिए बेटा। पहली स्टेप है कि मेरी जो प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट उनकी प्रॉफिट की टोटल करो। फॉर एग्जांपल हमारे 3 सेगमेंट प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट है, ए बी सी। इनके प्रॉफिट को मैंने टोटल किया 20, 30 एंड 20। ओके 20, 30 एंड 20 दैट इज कमिंग 70। तो पहली स्टेप मैंने प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट की बच्चों यहां टोटल करा, फिर यहां पे लॉस मेकिंग सेगमेंट की टोटल करा, दैट इज 40 और 20। ओके तो दैट इज कमिंग 60। तो पहली स्टेप है प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट की टोटल करो टोटल, दूसरा लॉस मेकिंग सेगमेंट की लॉस की टोटल करो, और दोनों में से हायर लो। आप बोलेंगे सर कैसी बात करो, हायर तो हमेशा यही आएगा ना, प्रॉफिट और लॉस तो नेगेटिव ना, इन एब्सोल्यूट टर्म्स हमें ये 17 के इन एब्सोल्यूट टर्म। तो प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट 70 बच्चे, ये 60 है, तो डोंट से इट्स नेगेटिव। आप जब इसमें डिसाइड करोगे विच एवर इज हायर, जो थर्ड स्टेप रहती है, यू जस्ट हैव टू टेक इन एब्सोल्यूट टर्म, भूल जाओ कि नेगेटिव बेटा। तो 70 हाई है, तो ये आपने 70, अब उसका 10% लो, दैट इज 7। तो कोई भी सेगमेंट जिसका प्रॉफिट हो या लॉस हो 7 या उससे ज्यादा हो, वो सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा। तो 20 इज मोर देन 7, 30, 20 ये नेगेटिव, 40 है, 40 नेगेटिव है, नेगेटिव ये नहीं चलेगा। अरे मैंने कहा इन एब्सोल्यूट टर्म, भूल जाओ कि नेगेटिव, भूल जाओ नेगेटिव बेटा। तो 40 और ये 20 भूल जाओ नेगेटिव, तो ये 7 आया विच इज मोर देन 40 एंड 20, भूल जाओ कि बेटा सॉरी ये 7 आया, ये 40 है एंड 20 विच इज मोर देन 7, तो इट्स रिपोर्टेबल सेगमेंट, तो भूल जाओ कि नेगेटिव। ओके तो आपको देखना है कि 20, 30, 20, 40, 20 ऑल आर मोर देन 7, इट्स अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो स्टेप नंबर 1 just do the total of profit making segment. Step number 2 make the total of loss making segment. Third take the higher of the two in absolute term you will take, and then you have to take the 10% of the higher of these two, and whatever amount come, if the profit or loss of that particular segment is more than this amount, then that segment will call a reportable segment. So there are 3 types of tests here, that is the revenue test, the profitable test, and the asset test. But remember that is it necessary that all these conditions should be satisfied? The answer is no. If any of these 3 conditions is satisfied, we are going to call them that segment is a reportable segment. Now understand this point. First we have to decide the reportable segment, business segment, geographical segment. Step number we have to decide out of those segments which are reportable segment. So which are the reportable segment? They have to fulfill any of these conditions. If they fulfill any of these tests, revenue test, profitability test, or asset test, we are going to call them that segment is a reportable segment. But there are certain additional points are also here. Now they say that segment not meeting reportable segment criteria as per the above may be designated as such as a discretion of enterprise manager irrespective of their size. अब इच्छा अनुसार अगर मैनेजमेंट चाहता है भाई साहब ये रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है, कोई सेगमेंट तीनों टेस्ट को फुलफिल कर, तीनों टेस्ट में फेल होकर फुलफिल करेंगे, तो रिपोर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर मैनेजमेंट कहता नहीं वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर मैनेजमेंट चाहता है बच्चे, मैनेजमेंट क्या चाहता है, नहीं कि हम वॉलेंटरीली हम चाहते उसको रिपोर्ट कर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसमें ऐड कर सकते हो, तो वो चलेगा। उसके बाद एक और कंडीशन होगी, एंश्योर दैट एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब कीवर्ड समझना कि वो कहते हैं पहली चीज, ये वाली जो कंडीशन थी बच्चों, यहां पे रेवेन्यू टेस्ट में जब रेवेन्यू की बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के, यहां पे जब हम रेवेन्यू की बात करें, यहां पे सिर्फ एक्सटर्नल बात करें, तो एंश्योर दैट एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट कंट्रीब्यूट टू एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू। तो वो कहता है जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट आपने तय करे, कैसे हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट तय करे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, वो 3 टेस्ट डिसाइड करे, रेवेन्यू टेस्ट और फिर आपका एसेट टेस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी आपने तय करे, जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट तय करे उसका जो एक्सटर्नल सेल होगा दैट शुड बी एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू।
अगर वो नहीं है तो आपको और कोई सेगमेंट ऐड करना पड़ेगा, इवन दो वो थ्रेशोल्ड लिमिट को फुलफिल नहीं कर रहा था, थ्रेशोल्ड मतलब 10% क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, तो भी हमको कोई सेगमेंट ऐड करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड रिप्रेजेंट एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। समझे? तो कहता है यहां पे if not met, identify additional segment as reportable even below 10% threshold until 75% target is what achieved। तो जब तक आपका 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू नहीं रिपोर्ट हो, जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है, 10 में से 8 रिपोर्टेबल, तो 8 का एक्सटर्नल से शुड बी 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू बच्चों होना चाहिए, तो ही हम उस सेगमेंट को क्या कहेंगे, हम लोग रिपोर्टेबल सेगमेंट कहेंगे। मतलब जैसे रिपोर्टेबल सेगमेंट को और ऐड करना पड़ेगा हमको, जब तक जो भी टोटल रिपोर्टेबल सेगमेंट है दैट शुड बी एटलीस्ट 70, उसका एक्सटर्नल सेल शुड बी एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। अब हमसे कहते हैं यहां पे बच्चों, a previously reportable segment remains so even if current revenue result as an asset fall below 10% threshold। एक बार जो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गया तो हो गया रिपोर्टेबल। आप फिर इसको चाहिए, यहां पे रिपोर्टेबल था तो नेक्स्ट ईयर में इवन तो 10% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर तो भी रिपोर्टेबल। फिर वो कहते हैं इफ ए सेगमेंट क्वालिफाइज रिपोर्टेबल सेगमेंट इन द करंट पीरियड, comparative preceding period data should be restated to reflect it as a separate segment even if it did not meet 10% threshold in that period unless in practical। वो कहता है कि पिछले साल वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं था बच्चे, इस साल वो रिपोर्टेबल सेगमेंट, मैंने क्या कहा, पिछले साल वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं था, इस साल क्या हो गया, रिपोर्टेबल सेगमेंट बच्चों हो गया। अब ध्यान से इस चीज को समझना। तो मैं कहता पिछले साल तो रिपोर्टेबल नहीं था, इस साल रिपोर्टेबल सेगमेंट, तो हम तो इस साल रहेंगे, लेकिन कंपैरिजन के लिए हमको पिछले साल का भी डेटा वहां पे देना रहेगा। अगर पॉसिबल है तो हमें डेटा देना रहेगा कंपैरिजन के लिए। क्या वो रिपोर्टेबल सेगमेंट इस साल आपने कर लेकिन पिछले साल नहीं था, लेकिन कंपैरिजन के लिए, क्योंकि पिछले साल आपने इसलिए उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं था, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं। अब क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है वो मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा बच्चों, लेकिन अगर आपका इस साल रिपोर्टेबल है तो पिछले साल का भी डेटा आपको कंपैरिजन के लिए देना रहेगा। तो हमने डिस्कस करे बच्चों कि सेगमेंट क्या होता है, दो तरह के सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट। अब उसके बाद हमने देखिए रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन से, तो दो 10% के थ्रेशोल्ड को फुलफिल करता है और वॉलंटरीली वहां पे मैनेजमेंट उसको ऐड कर सकती है कोई सेगमेंट को भी एज ए रिपोर्टेबल सेगमेंट, और जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है उसका एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड बी एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होते तो हमें और कोई सेगमेंट ऐड करना पड़ेगा, जब तक एक्सटर्नल सेल हमारे सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट का 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू नहीं होता। अब यहां पे पहली चीज हमने देखी सेगमेंट, ये कौन सेगमेंट क्या होते हैं, फिर हमने देखी उसमें से रिपोर्टेबल कौन से होते हैं। अब बच्चों मैं इस तीसरी चीज पे थोड़ी देर पे भी बात करूंगा, क्या हमको रिपोर्ट कर रहा है उसके बारे में आगे बात करूं। लेकिन हम जब यहां पे बात करते हैं थ्रेशोल्ड की 10%, तो उसमें बहुत सारी बात आती है, रेवेन्यू आती है, तो फिर उसके बाद हमारे रेवेन्यू आपने उसके एसेट आती है हमारी बच्चों, प्रॉफिट आता है। तो भाई हमको ये तो पता रहना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू, व्हाट डू मीन बाय एक्सपेंस, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट का मतलब तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है, तो इनकी मीनिंग तो पता रहना चाहिए एसेट एंड लायबिलिटी। लेट मी टेल यू दैट हियर दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस डेफिनेशन एसेट, सेगमेंट, सेगमेंट लायबिलिटी, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंस, सेगमेंट रिजल्ट, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको क्वेश्चन में आते हैं मुझे पता है, तो उसके बारे में भी हम बात करें। लेकिन एक बार हम लोग यहाँ पे उसको गो थ्रू कर ले कि इसका मतलब क्या होता है, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंस, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एसेट और सेगमेंट लायबिलिटी। The first is segment revenue. What is this segment revenue? Revenue which is directly attributable to the segment। अब ना भी रीड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें एक्सक्लूड क्या करें, जो बेटा सेगमेंट का रेवेन्यू वो, और आपका रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द एंटरप्राइज रेवेन्यू, अब एंटरप्राइज लेवल पे लेकिन एलोकेट रीजनेबली कर सकते सेगमेंट को वो, और रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शन विद अदर सेगमेंट के साथ हुआ, लेकिन इसमें कवर नहीं करना एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम अनलेस वो फाइनेंशियल नेचर की कंपनी, नॉट गेन ऑन सेल ऑफ व्हाट इन्वेस्टमेंट अनलेस फाइनेंशियल नेचर की कंपनी। सेगमेंट एक्सपेंसेस सेम रेवेन्यू की, आई मीन टू से वहां पे रेवेन्यू, यहाँ पे एक्सपेंसेस है, इसमें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लॉसेस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स एक्सपेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस एक्सपेंस, ये कवर नहीं करना। अब रिजल्ट इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रिजल्ट होता है। अब इंपॉर्टेंट है वो आपको ख्याल रखना बेटा, आपको ना सेगमेंट एसेट पे क्वेश्चन आता है, और सेगमेंट एसेट में इनकम टैक्स एसेट को कंसीडर करना नहीं। अब बोलिए सर इनकम टैक्स एसेट क्या होता है, अब पढ़े ना ये 22 पढ़े तो डेफर्ड टैक्स एसेट ऑल दैट, तो आपको इनकम टैक्स एसेट अगर कोई रही तो कंसीडर अपने को करना नहीं है, और सेगमेंट लायबिलिटी में इनकम टैक्स लायबिलिटी, बेसिकली इस पे जो मैं हाईलाइट करूंगा, इस पे क्वेश्चन में आता है पॉइंट कि आपको एसेट देगा वो रिपोर्टेबल है या नहीं है। तो जब हम 10% थ्रेशोल्ड को देखते बेटे, तो हम जब एसेट की बात करते हैं तो उसमें इनकम टैक्स एसेट डी रहती है, आपको वो कंसीडर अपने को करना नहीं है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि आगे हम सिंपल सी चीजें से ख्याल रखते हैं। एसेट में ऑपरेटिंग एसेट एम्प्लॉयड बाय एन एंटरप्राइज सेगमेंट directly which is attributable allocated reasonably. Now segment asset include related as receivable loans and investment or other interest dividend generating asset if it result interest or dividend income। अब एक चीज ख्याल रखना,
अगर आपने यहाँ पे इनकम बताया इंटरेस्ट और डिविडेंड की तो रिसीवेबल एसेट बताएंगे। अगर यहाँ इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम नहीं बताए तो वहां रिसीवेबल भी नहीं आएगा। सेम यहाँ पर एक्सपेंस में भी होगा बच्चों। वहां पे अगर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर बताए हो तो यहाँ पे उसका पेएबल आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस वहां नहीं पता तो यहाँ पेएबल भी कंसिडर करना नहीं है। अब बस इसमें आप एक ही चीज ख्याल रखना, ये बस इनकम टैक्स एसेट, इसको ख्याल रखना, एक्सक्लूड वह आपका सेगमेंट एसेट का हिस्सा नहीं होता। अब आते तीसरी और आखिरी चीज से बेटा कि हमने पहले तय करें कि सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट। तो इसमें से ये हमने तय करें कि कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब क्या रिपोर्ट करना है वो तय करा जाता है कि हमारा प्राइमरी सेगमेंट है कि आपका सेकेंडरी सेगमेंट। क्या रिपोर्ट करना है, क्या रिपोर्ट करना है वो तय करा जाएगा कि भाई प्राइमरी सेगमेंट है वो रिपोर्टेबल में फिर अपने को देखना है कि कौन से प्राइमरी कौन से सेकेंडरी। जो प्राइमरी उसकी रिपोर्टिंग कुछ और है और जो सेकेंडरी उसकी रिपोर्टिंग कुछ और है। तो ये हमसे कहते हैं कि प्राइमरी के बारे में यहां पे ध्यान से, primary segment reporting format that may be business or geographical based on the dominant source and nature of risk and return. Business segment selected if risk and return influenced predominantly by product and services. Different geographical segment chosen if influenced by diverse economic environment. आप ये देखो किसका डोमिनेंट ज्यादा है बच्चों, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में क्लू देगा। तो दैट विल बी प्राइमरी सेगमेंट। आपका प्रोडक्ट का डोमिनेशन ज्यादा होता है कि एरिया लोकेशन वाइज आपका डोमिनेशन ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा प्राइमरी सेगमेंट है, बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी सेगमेंट है कि ज्योग्राफिकल सेगमेंट प्राइमरी सेगमेंट है। तो अब यहां पे एक बार तय होगा कि दोनों में से कौन सा ज्योग्राफिक, दोनों में से कौन सा प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेगमेंट में हमको क्या डिस्क्लोज करना है कि उसका रेवेन्यू कितना है वहां पे, देन रिजल्ट मतलब प्रॉफिट, टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी बच्चों कितनी, देन कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एसेट, अगर कोई एसेट एक्वायर कर तो उसकी कॉस्ट के, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्सपेंस वो डिस्क्लोज करना है। अब यहां पे अगर हमसे कहता है सेकेंडरी सेगमेंट, अब ध्यान से इस चीज को समझना। अब यहां पे ये हो सकता है बच्चों कि हमारा प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट था तो सेकेंडरी हमारा ज्योग्राफिकल सेगमेंट होगा। अब ये भी हो सकता है कि प्राइमरी सेगमेंट हमारा ज्योग्राफिकल सेगमेंट है तो सेकेंडरी सेगमेंट क्या होगा, हमारा बिजनेस सेगमेंट हमारा सेकेंडरी सेगमेंट हो जाएगा। अब मैंने कहा पहली सिचुएशन तो प्राइमरी सेगमेंट हमारा प्राइमरी जो हमारी रिपोर्टिंग थी वो बिजनेस सेगमेंट था, तो हमने जो प्राइमरी में बोला हमने उसको रिपोर्ट करेंगे। और सेकेंडरी में जो फिर हमारा सेकेंडरी सेगमेंट ज्योग्राफिकल हो जाएगा। तो यहां पे कहते हैं बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी फॉर्मेट रिक्वायर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज्योग्राफिकल। अब हमने कहा कि हमारा प्राइमरी सेगमेंट कौन था, बिजनेस, तो सेकेंडरी क्या होगा हमारा ज्योग्राफिकल सेगमेंट। तो कहते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर इज 10% और मोर ऑफ द टोटल रेवेन्यू। अगर सेकेंडरी हमारा ज्योग्राफिकल हो गया बच्चों, अगर उसका रेवेन्यू एक्सटर्नल रेवेन्यू बेटा 10% या उससे ज्यादा है टोटल रेवेन्यू का, तो कहते हैं कि सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर बाय ज्योग्राफिकल। तो आप ये डिस्क्लोज करो कि भाई सेगमेंट का रेवेन्यू कितना है एक्सटर्नल कस्टमर से। अगर ज्योग्राफिकल सेगमेंट की एसेट 10% या उससे ज्यादा है टोटल 10% मोर ऑफ द टोटल एसेट अक्रॉस ऑल ज्योग्राफिकल सेगमेंट, तो फिर उस केस में बच्चों टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ द सेगमेंट एसेट डिस्क्लोज करो, या और कोई आपने चीज इनकर्ट करे, कॉस्ट इनकर्ट करे फॉर एक्वायरिंग द सेगमेंट एसेट वो डिस्क्लोज करना है। तो प्राइमरी फिर आपको, तो ये तो प्राइमरी बच्चों जो भी हो, बिजनेस हो के ज्योग्राफिकल, जो भी प्राइमरी, ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करना यहाँ पे रहेगा, ये सारी चीजें डिस्क्लोज करना रहेगा। और फिर बच्चों यहाँ पे आपको जब सेकेंडरी पे हम लोग यहाँ पे बात आती है बच्चों, तो यहाँ पे सेकेंडरी, अगर प्राइमरी हमारा बिजनेस है तो सेकेंडरी में फिर अपन अगर उस ज्योग्राफिकल सेगमेंट का रेवेन्यू 10% या उससे ज्यादा है बच्चों एक्सटर्नल, या उसकी एसेट 10% उससे ज्यादा है, तो फिर उस सेगमेंट की आपको रेवेन्यू और उसके एसेट के बारे में, कैरिंग अमाउंट और क्या एक्विजिशन हो उसके बारे में बताना। लेकिन वो कहता है कि अगर आपका प्राइमरी सेगमेंट अगर ज्योग्राफिकल सेगमेंट प्राइमरी, तो सेकेंडरी का हो जाएगा, फिर बिजनेस सेगमेंट होगा बेटा। तो बिजनेस सेगमेंट के बारे में क्या कहना है, तो बिजनेस सेगमेंट का सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर अगर 10% इससे ज्यादा है, सेगमेंट का रेवेन्यू बताओ, और उस बिजनेस सेगमेंट की एसेट 10% या उससे ज्यादा है ऑफ द ऑल बिजनेस सेगमेंट, तो उस बिजनेस सेगमेंट की एसेट बताओ, और अगर कोई एक्विजिशन हो ड्यूरिंग द ईयर वो हमको बताना रहेगा। अब हमसे कहते हैं अदर डिस्क्लोजर, इंटर सेगमेंट ट्रांसफर, तो मेजर एंड रिपोर्ट सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट, एक सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट के साथ ट्रांजैक्शन वो डिस्क्लोज करो। लेकिन वो कहता है बच्चों कि कॉस्ट में कोई फिक्स नहीं कि भाई इसी कीमत पे दो सेगमेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो जाए। इंटर सेगमेंट ट्रांसफर शुड बी मेजर बेस्ड ऑन द प्राइसिंग एक्चुअली यूज्ड बाय द एंटरप्राइज। तो वो हो सकता है कॉस्ट पे सेगमेंट को दूसरे पे करे, ऐसे क्वेश्चन है, या बिलो कॉस्ट करे, या अपने मार्केट प्राइस पे करे, जो करना है करो, बस वो कहता है कि कंसिस्टेंसी पे रहना चाहिए, वो म्यूचुअली डिसाइड करे। तो कोई रिस्ट्रिक्शन है कि मार्केट प्राइस पे एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को ट्रांसफर करेगा। और एक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो कहते हैं डिस्क्लोज
Changes in accounting policy for segment reporting with a material impact on segment information include a description of the nature of the change and financial effect if reasonably determinable. Example, change the basis for allocation revenue expenses to segment. अब समझ, अब क्या होता है कि अगर कोई पॉलिसी आपकी सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है आपके अलग अलग सेगमेंट है उसमें कोई पॉलिसी का बदलाव हुआ तो वो भी बता। एग्जांपल के तौर पे बच्चों कभी ऐसा हो सकता है वो एक्सपेंस है जो एंटरप्राइज लेवल पे इनकर्ड हुआ। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट, हमने बोला एडवर्टीजमेंट एंटरप्राइज नहीं कर लेकिन बेनिफिट सारे सेगमेंट को उसका मिल रहा है, तो हमने कहा कि एलोकेट करेंगे उस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को सारे सेगमेंट में। तो भाई वो एलोकेट करने की कोई आपका तरीका होगा, तो अगर आपने तरीका बदले किस प्रपोर्शन में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना वो अगर बदला बच्चों, तो फिर वो आपने कोई पॉलिसी बदल रही है डिस्ट्रीब्यूशन की तो वो हमको डिस्क्लोज करना रहेगा। मैंने आपका एग्जाम्पल दिया अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होने का, तो वो आपको डिस्क्लोज करना रहेगा अगर आपकी कोई पॉलिसी चेंज होती है रिलेटेड टू सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है आपको क्या है, ये 10% वाला बस थ्रेशोल्ड का आपने ख्याल रखना बच्चे, ओके। और उसके बाद यहाँ पे एसेट को ख्याल रखना कि एसेट की डेफिनेशन में इनकम टैक्स एसेट को कवर हम करते नहीं है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब आप जल्दी से आप आईसीए के स्टडी मटेरियल पे आएंगे और रिलेटिव आईसीए के स्टडी मटेरियल, इस पे सारे क्वेश्चन अब हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दैट चीफ अकाउंटेंट ऑफ स्पोर्ट्स लिमिटेड गिव द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग इट्स 6 सेगमेंट। तो बेटा उसके 6 सेगमेंट थे, MNOPQR। अब यहाँ पे एसेट की टोटल दी है ये सारे सेगमेंट्स की, दैट इज 200, ओके। नाउ उसके पहले हम ये वाले सेगमेंट इसके पॉइंट ऑफ से बात करें तो दैट इज 200 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो दैट विल कम हियर 20। अब जो भी सेगमेंट का यहाँ पे एसेट 20 है उससे ज्यादा है रिपोर्टेबल सेगमेंट है, तो यू कैन सी दैट ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है, दैट इज एम, ये 20 है उससे ज्यादा, ये भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है आपका 80, देन 30 इज ऑल्सो 20 या उससे ज्यादा 10% और मोर देन दैट, तो 20 भी रिपोर्टेबल है, तो ये 20 ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल, तो सारे के सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट है इस क्राइटेरिया के हिसाब से। तो क्या पूरे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं, तीनों में से कोई एक भी हो गया तो रिपोर्टेबल है। अब मैं रिजल्ट वाले इस पे बात करता हूं, अब सेकंड आपका इस पे पहले हम कर ले, दैट इज 1200 मल्टीप्लाई बाय 10%, दैट विल कम 120, ओके। तो यहाँ पे 120 से ज्यादा ये रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, ओके। ये दो सेगमेंट बच्चों रिपोर्टेबल है। अब इसको हम किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको सिखाया था रिजल्ट वाली की हम बात कैसे करते हैं। तो फर्स्ट है प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट की टोटल करो, तो प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट इज 50 प्लस 1060 प्लस 1070 प्लस 30, दैट इज 100। तो प्रॉफिट वाले कितने बच्चों, दैट इज 100। सेकेंड लॉस मेकिंग सेगमेंट की टोटल करो 190 प्लस 10 200, ओके। तो तीसरी स्टेप बच्चों हाइयर दोनों में से कौन है, 200, ओके। फोर्थ स्टेप उसका 10% ले लो, दैट विल कम हियर 20। तो जो भी सेगमेंट का प्रॉफिट हो या लॉस एब्सोल्यूट टर्म्स है वो हमको कंसीडर करना है, विच इज मोर देन 20 और मोर देन 20 और मोर देन 20। तो यहाँ पे 20 से ज्यादा ये रिपोर्टेबल है, ये ना कहना है 90 190 नेगेटिव है, ओके। एब्सोल्यूट टर्म ये भी रिपोर्टेबल है, ये 10 10 10 और ये रिपोर्टेबल है। तो ये जो सर्कल के सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट है, तो क्या ये जरूरी कि तीनों ही टेस्ट में फुलफिल नहीं चाहिए, कोई भी एक भी तो भी रिपोर्टेबल। तो यहाँ पे तो MNOPQR, तो MNOPQ तो ये रिपोर्टेबल और R बच्चों यहाँ पे रिपोर्टेबल, तो सारी सेगमेंट रिपोर्टेबल हो गए, ओके। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2, a company has an inter-segment transfer pricing policy of charging at cost less 10%. The market prices are generally 20% above what cost. Is the policy adopted by the company is correct? अब वो कह रहा है आपसे वो कोई करेक्ट है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब भाई वो मार्केट प्राइस होंगी 25% अबव द कॉस्ट, मगर उनको एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को कॉस्ट लेस 10% पे कर रहा है, तो क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है कि बच्चे यहाँ पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो प्राइस है बस वो कंसिस्टेंट उसमें रहना चाहिए। नाउ हियर इलस्ट्रेशन नंबर 3, now XYZ Limited has 3 segments, namely X, Y as Z. The total asset of the company are rupees 10 crore. Segment X 2 crore, segment Y 3 crore and segment Z 5 crore. Okay, तो ये टोटल हो गया 10। डेफर्ड टैक्स एसेट मैंने आपको बताया था, डेफर्ड टैक्स एसेट बच्चों सेगमेंट एसेट में कंसीडर नहीं करते। इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ सेगमेंट X आर 0.5, सेगमेंट Y 0.4 एंड सेगमेंट Z 0.30। तो ये आ गया आपका हाउ मच इट इज दिया, ये आ जाएगा आपका 1.5, ये आएगा बच्चों यहाँ पे 3 माइनस 0.4 दैट विल कम 2.6 और 5 4.7। So here 1.5 2.6 plus 4.7 that is coming 8.8 बेटा। तो इसका 10% आप लोगे दैट विल कम हियर 0.88 बेटा।
तो कोई भी सेगमेंट उसकी एसेट यहाँ पे देखो 0.88 से ज्यादा है तो ये रिपोर्टेबल है, 2.6 ये भी 0.88 से ज्यादा रिपोर्टेबल, और 4.7 वो भी 0.88 से ज्यादा, वो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट आपका है। तो ख्याल रखेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट आपके सेगमेंट एसेट का हिस्सा नहीं होता बच्चों। नाउ ये आपने कर लेना बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4, आपको वो रिपोर्टिंग करना है, बस इंफॉर्मेशन वहां पे दे रखा है उसने, इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी वो लिखना है। नाउ illustration number 5. Microtech Limited produces batteries for scooters, cars, trucks, and specialized batteries for inverter and UPS. How many segments should it have and why? ये कितने सेगमेंट है? दो अलग अलग सेगमेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि आपको स्कूटर, कार और ट्रक से तो व्हीकल है ना, इसका रिस्क और रिटर्न अलग है, और इन्वर्टर उसके लिए जो यूपीएस के लिए बैटरी बना रहे हैं उसका रिस्क और रिटर्न अलग, तो ये अलग अलग सेगमेंट है बच्चों। ओके, नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नाउ as per AS 17 reportable segment are those whose total revenue from external and internal segment is 10% more of the total revenue। सही तो ये पहले ही सही है, 10% और more of the total revenue एक्सटर्नल नहीं। देखो ये ख्याल रखो 10% वाली थ्रेशोल्ड में मैंने आपको बताया बच्चों, यहाँ पे आपको टोटल रेवेन्यू लेना, और 75% वाला जो क्राइटेरिया उसमें सिर्फ एक्सटर्नल है, तो यहाँ पे ये टोटल ये नहीं है, 12% तो कहीं नहीं, मैं तो आंसर इज A. Now, which of the following statement is correct? Management has a discretion to include a segment as a reportable segment even if passes the 10% materiality test. तो यहाँ पे has a discretion मतलब नहीं, वो क्या discretion मतलब voluntary, तो वॉलेंट्री होता है कि अगर 10% से ज्यादा नहीं, 10% से ज्यादा अगर उसने पास किया फिर तो बच्चों मैंडेटरी है, डिस्क्रिप्शन थोड़ी ना, ये तो गलत है। Now management has the discretion to include any segment as a reportable if it fails 12% का क्राइटेरिया ऐसा कोई है ही नहीं। It is mandatory for the management to include the segment as a reportable segment if it passes 10%। हाँ, 10% को पास करते तो मैंडेटरी, तो आंसर इज सी। It is not mandatory for the management to include the segment as a reportable segment if it passes the 10%। नहीं, not mandatory नहीं, फिर तो mandatory बच्चों। ओके, now here which of the following statement is correct? Now here the overall test of 75% consider only external। सही बात है, 75% टेस्ट में हमको एक्सटर्नल सिर्फ कवर करना है, तो ये तो सही है। The overall test of 75% consider only internal ना, the overall test of 75% consider both ना। It is the management choice whether they want to include both external and internal। नहीं, मैनेजमेंट की कोई ऐसी चॉइस नहीं होती। 75% वाला जो क्राइटेरिया उसने एक्सटर्नल रेवेन्यू के बारे में उससे बात करा, एक्सटर्नल रेवेन्यू के बारे में बात किया उससे, कहाँ गया वो? ओके, नाउ which of the following statement is correct? Now the 10% test computed on the basis of revenue consider both। हाँ, मैंने अभी आपसे कहा 10% वाले टेस्ट में दोनों, both internal external, ये तो सही है। 10% test computed on the basis of revenue consider only external ना, 10% test computed on the basis of revenue consider only internal ना, it is management choice नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, वो 10 मैंडेटरी आपका। Now which of the following statement is correct? In case of 10% test based on the profit or loss, we need to consider on the that any segment whose profit or loss is 10% more than the net profit or loss respective if all the segment taken together। नहीं, ऐसा नहीं बच्चों, taken together क्या, वो absolute term में हमको लेना, whichever is higher लेते। In case of 10% test based on the profit or loss, we need to consider that any segment whose profit or loss 10% or more then the net profit after netting off नहीं रहते बेटा, एब्सोल्यूट टर्म में प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट की टोटल, लॉस मेकिंग सेगमेंट की टोटल हम करते। So in case of 10% is based on profit or loss, we need to consider that any segment whose profit or loss 10% more than the net profit or loss, whichever is higher in absolute terms। करेक्ट, ये सही एब्सोल्यूट रिपोर्टेबल सेगमेंट होता है। In case of 10% test based on profit or loss, we need to consider that any segment whose profit or loss is 10% more than the net profit or whichever is lower। ऐसा कुछ नहीं बच्चों। अब इस सिनारियो पे आप करना सिंपल है, लेकिन ना आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 बहुत अच्छा है बच्चों। 12 भी आपको वो रिपोर्टिंग वाला, बस फिगर्स उठा के लिखना है। अब 9, 10, 11 और जो आखिरी वाला क्वेश्चन है 13 वैसा आपको करा चुका हूं। ओके, अब यहाँ पे 9, 10, 11 बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है बच्चों, दैट हियर नाउ XYZ Limited here has XYZ Limited has 5 segments, profit or loss of each of the segment for the year ended 31st March 2022 have been provided below। You are required to identify from the following whether the reportable segment are not, ये reportable है कि नहीं है, segment on the basis of profitability test as per AS 17। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसमें 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना है बेटा। पहली स्टेप 1, 2, 3, 4, पहली प्रॉफिट की टोटल करेंगे,
सो 225 प्लस 25 दैट इज कमिंग हाउ मच 250। फिर हम लॉस मेकिंग सेगमेंट की करेंगे 175 प्लस 20 प्लस 105 दैट इज कमिंग हियर 300। उसके बाद हम विच एवर इज हाइयर, हाइयर हमारा क्या है बच्चों, दैट इज 300, उसका 10% लेंगे दैट इज 30। तो कोई भी सेगमेंट उसका प्रॉफिट या लॉस 30 उससे ज्यादा रिपोर्टेबल है। तो 225 ये रिपोर्टेबल है बच्चों, 25 30 से कम है, 175 रिपोर्टेबल है, 20 30 से कम है, और 105 ये भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ओके, नाउ हियर ABC Limited has 5 segments, namely A, B, C, D, and E. The profit or loss of each segment for the year ended 31st March 2022 is as follow. तो यहाँ पे वही बच्चों हमारी 4 स्टेप, ओके 1 2 3 4। तो पहले आप प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट की टोटल करेंगे, दैट इज 780 प्लस 1500 प्लस 6000, दैट इज कमिंग 8280। लॉस मेकिंग सेगमेंट की टोटल दैट इज 2300 4500 6800। हमें एब्सोल्यूट टर्म में देखना हाइयर, तो आप ये ना कहना सर नेगेटिव फिगर तो नहीं, एब्सोल्यूट टर्म, तो दैट इज 8280। इसका फोर्थ स्टेप 10% दैट इज 828। तो जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस 828 या उससे ज्यादा है तो रिपोर्टेबल है, 780 उससे कम है ये आपका रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल और रिपोर्टेबल। सिंपल इट इज। ओके, नाउ हियर अब आते हैं बच्चों हम यहाँ पे 11 पे। अब उसने हमें यहाँ पे देखो सेल, ये तीनों टेस्ट के हिसाब से है, तो यहाँ पे सेल इंटरनल एक्सटर्नल अलग दिया, लेकिन हम 10% वाली जो क्राइटेरिया में हम टोटल करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, इसकी टोटल करना रहेगा हमको। ओके, नाउ 4200 प्लस 12300 दैट इज 16500। नाउ 3500 प्लस 7750 दैट इज 11250। 1000 प्लस 3500 4500 5250, it will come 6000। now 1200 plus 1050 that is coming 2250। अब ध्यान से समझना बेटा, इसकी टोटल करेंगे that will come 10400 plus 35350 that is 45750 बेटा, 45750। ओके डन, ध्यान से समझना बेटा। अब हमें क्या लेना है यहाँ पे, इसका हमको टोटल रेवेन्यू है, इसका 10%, तो पहले वाले के हिसाब से रेवेन्यू टेस्ट की बात करूं बेटा, तो हम क्या करेंगे 45,750 का 10% दैट विल कम 4575। अब जो भी आपका टर्नओवर 4575 से ज्यादा रिपोर्टेबल है, तो ये ज्यादा है 16,500 ये रिपोर्टेबल है, 11,250 ये भी रिपोर्टेबल है, थर्ड नहीं ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल, तो जो मैंने हाईलाइट करा रिपोर्टेबल है। अब सेकेंड वाला जो था हमारे प्रॉफिट वाली टेस्ट पे बेटा, तो उसमें अपनी 4 स्टेप्स हमारी होती है बेटा, आपकी कौन सी 1 2 3 और ये 4। तो आप पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट की टोटल करो 3000 प्लस 1500 प्लस 900 प्लस 600 दैट इज कमिंग प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट की, वो कितना आ रहा है आपका, दैट इज कमिंग 6000। नाउ लॉस मेकिंग सेगमेंट इज हाउ मच 1500 प्लस 750 दैट इज कमिंग 2250। हमें किसको लेना बच्चे इसमें, हाइयर वाले, तो हाइयर वाले की हम बात करें दैट विल कम हियर हाउ मच 6000, और फिर आपका 10% हमें देता है 6000 का 10% दैट विल कम 600। तो जो भी सेगमेंट का प्रॉफिट और लॉस 600 से ज्यादा रिपोर्टेबल है, तो ये रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल, ये भी रिपोर्टेबल, ये अरे सारे ही रिपोर्टेबल है। ओके, इवन 600 बेटा 10% और मोर, तो ये 10% है 6000 का, ओके ये भी रिपोर्टेबल है। अब लॉस ये एसेट का इसका 10% यही लिख लो 10275। तो अगर कोई एसेट 10275 या उससे ज्यादा रिपोर्टेबल है, तो ये रिपोर्टेबल, ये भी रिपोर्टेबल, ये भी रिपोर्टेबल, ये भी रिपोर्टेबल, ये भी रिपोर्टेबल, बस। ओके, तो सिंपल है, देखो एग्जाम में आ गया तो कितना अच्छा डन। तो इसी के साथ बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा यहाँ पे खत्म होता है, और इसके बाद अब AS18 रहे। ओके, नाउ दैट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। इफ यू लाइक इट शेयर विद ऑल योर CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट और कमेंट, अगर इफ यू लाइक इट तो आप लाइक इसको जरूर करना वीडियो को, और कोई भी चीज अगर पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखेंगे, मैं इसका रिप्लाई करूँ। दैट इज फॉर टुडे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।